Welcome dear students, welcome to our SEG group and the channel GS Physics. So बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में कुछ डायमेंशंस हम लोगों ने शुरू किए थे, ठीक है। फंडामेंटल मतलब क्या होती है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। डिराइव मतलब क्या होती है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगी। और डायमेंशंस मतलब क्या होता है, इट इज़ द पावर रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिंपली फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर मतलब क्या होता है, डायमेंशंस। इस लेक्चर में अभी हम कुछ न्यू डायमेंशंस फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सो पहला डायमेंशन जो हम लोग इस लेक्चर में फाइंड करेंगे उसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे हम लोग उसे, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशंस क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। m मतलब मास, g मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका डायमेंशंस फाइंड करने के लिए एक चीज याद रखिए, जो डायमेंशंस a का होगा वही डायमेंशन g का होगा। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशंस क्या आएगा, m1 t टू द पावर -2। m1 t टू द पावर -2। ओके। h मतलब होती है हाइट, हाइट मतलब लेंथ हो गया। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का टोटल डायमेंशंस क्या आएगा, मास मतलब हो जाएगा m1। चलो इसका मैटर तो सॉल्व हो गया। अब g का डायमेंशंस क्या है, सॉरी ये मीटर है, यानी कि यहाँ पे L1 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। चलिए L1 t टू दी पावर -2 d इंटू h मतलब क्या होता है, ये L1 हो गया। देखो अभी क्या है, m1 1 + 1 2, ये हो गया L2, यहाँ पे आ गया t टू दी पावर -2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने अगर ध्यान से देखा, वर्क डन का डायमेंशन इक्वल होगा काइनेटिक की, इक्वल होगा पोटेंशियल की। ये तीनों का डायमेंशन हर बार सेम होगा, यानी कि पूरे फिजिक्स में आप लोग यहाँ से आगे वर्क डन को ही क्या कह सकेंगे, एनर्जी। जहाँ पे वर्क डन आया वहाँ पे क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। चलिए ये तो डायमेंशन हो गया। अब एक नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग करेंगे जिसका नाम होगा डायमेंशंस ऑफ जी। जी मतलब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशन क्या होगा, हम लोग एक बार पेन बदल देंगे अभी। चलिए जी का डायमेंशन क्या होगा, जी मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है F = G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r²। F = G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r²। हमें डायमेंशन चाहिए जी के, तो इसी एक्सप्रेशन को अगर हमने इस तरह से लिखा, देखिए G = F × r² डिवाइडेड बाय m1 m2। कोई दिक्कत, ओके। F मतलब फोर्स, R मतलब डिस्टेंस। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, जल्दी से बोलिए, m1 L1 t टू दी पावर -2। ये डायमेंशन लर्न कर लिया आप लोगों ने, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था। देखो जो लोगों को नहीं पता वो ध्यान दीजिए। F = m × a, m × वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मतलब मास m1, मीटर मतलब लेंथ L1, डिवाइडेड बाय t2, ऊपर आ गया t टू दी पावर -। ये r² का डायमेंशन क्या होगा, ये हो जाएगा L2, ओके। m × m यानी कि डायमेंशन ऑफ m1 m2 सीधा m² m टू दी पावर -, ओके। अब देखिए ये सारी चीजें ये वाली इक्वेशन में पुट करो। G = m1 L1 t टू दी पावर -2 r² L2 डिवाइडेड बाय मास m2। चलो ये पूरा पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेंगे। m1 1 + 2 3 t टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय m टू दी पावर 2। ये +2 ऊपर जाके -1 बन जाएगा, m टू दी पावर +1 -2 -1 L3 t टू दी पावर -1। तो ये डायमेंशंस आ गए हमारे जी के। जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आया? पहले फोर्स के डायमेंशन, r² मतलब L2, ये m² ऊपर जाके ये -1 बन गया, 1 + 2 3, और ये t टू दी पावर -2, t टू दी पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ जी। तो चलिए नेक्स्ट हम डायमेंशन अभी इस लेक्चर का फाइंड करेंगे जिसका नाम होगा चार्ज। ये चार्ज का डायमेंशंस क्या होगा, चार्ज इज डिनोटेड बाय सिंबल Q।
देखिए बच्चों, करंट का बेसिक फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई टी, देयरफॉर Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो डायमेंशंस ऑफ चार्ज बन गया सीधा I1 टी टू दी पावर 1। ये हो गया चार्ज का डायमेंशन। ओके, तो ये हो गया चार्ज। अब हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जिसके बारे में काफ़ी एग्जाम में भी आप लोग, ये डायमेंशंस हर बार एग्जाम में आता है जेई के हिसाब से। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ईटा। अब इसका डायमेंशंस क्या होगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। F यानी कि होता है फोर्स, F यानी कि क्या होता है फोर्स। ये ईटा मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये R का सिंपल मीनिंग हो गया डिस्टेंस, और ये V का मीनिंग हो गया वेलोसिटी, और V का मीनिंग क्या बन गया वेलोसिटी। हमें अभी डायमेंशंस फाइंड करना है ईटा का, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं F अपॉन 6 पाई आर वी, F अपॉन 6 पाई आर वी। चलिए फोर्स का डायमेंशन जल्दी बोलिए, M1 L1 टी टू दी पावर -2। 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं आएगा। R मतलब क्या हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि ये सीधा बन गया L1। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बन गया L1 टी टू दी पावर -2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए M1 L1 टी टू दी पावर -2, 1 + 1 2, L2 टी टू दी पावर -2। ओके, अब देखिए लास्ट स्टेप, ये M1 तो एज इट इज हो गया, ये +2 ऊपर जाके -2 हो गया, +1 -2 -1, और ये बन गया टी टू दी पावर वेलोसिटी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई दोस्तों, यहाँ पे हो गया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा टी टू द पावर -1, यहाँ पे भी कर दो -1 ऊपर जाके +1 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, चलिए ये बन गया डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, देखिए फिर से एक बार, फोर्स का डायमेंशन हमने यहाँ पे लिख दिया M1 L1 टी टू द पावर -2। ओके, ये 6 पाई तो कांस्टेंट है, R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि L1 आ गया। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि L1 डिवाइडेड बाय T1, यानी कि L1 टी टू द पावर L1 टी टू द पावर -1। अब देखो ये ऊपर का तो एज इट इज रह गया, 1 + 1 ये 2 आ गया टी टू द पावर -1। ओके, नेक्स्ट M1 तो एज इट इज, ये +2 ऊपर जाके -2, +1 -2 -1, -2 + 1 -1, तो ये डायमेंशंस आ गए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और ये वाले डायमेंशंस हो गए चार्ज की। एक और चीज यहाँ पे आती है जिसे आप लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। कौन सा टेंशन, सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन मतलब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें सुन के बोलेंगे सर हमें नहीं देखना ये लेक्चर, ये क्या क्या लेके आ रहे हो। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नामक चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब और एक डायमेंशन हम लोग फाइंड करेंगे जिसका नाम होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका डायमेंशन देखिए अभी क्या आएगा, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल के। किससे डिनोट करेंगे हम लोग इसे, के। E इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के टी, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम का आपको एक टॉपिक आएगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। ठीक है, उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भाई ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, हमें फाइंड करना है डायमेंशन के का। जिसका डायमेंशन फाइंड करना है उसको एक साइड में लेके आओ। अब ये 2/3 होके इस तरह से जाएगा यहाँ पे E डिवाइडेड बाई टी। यह पूरा प्रोसेस एक बार ध्यान से समझ लो, नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते। 2E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के टी, हमें चाहिए के, तो K इज इक्वल टू 2E डिवाइडेड बाय 3 इंटू टी। देखिए यही आ गए। E मतलब होता है एनर्जी, E मतलब क्या होता है एनर्जी। मैंने अभी बोला था एनर्जी को आप लोग लिख सकते हैं F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके डायमेंशंस पहले फाइंड कर लेंगे। फोर्स के डायमेंशंस देखो क्या है, M1 L1 टी टू दी पावर -2। S मतलब डिस्प्लेसमेंट जिसका डायमेंशंस होगा L टू दी पावर 1। क्या होगा, L टू दी पावर 1। ओके, तो ये बन जाएगा M1 1 + 1 2 टी टू दी पावर -2। चलो ये दो डायमेंशन आ गए E के।
कोई दिक्कत? अब यहाँ पे टी मतलब टाइम नहीं होगा, टी मतलब टाइम नहीं होगा, यहाँ पे टी का मीनिंग होगा टेम्परेचर। टी का मीनिंग क्या होगा? टेम्परेचर। पहले ही मैंने बोला था कि टेम्परेचर इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी मेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसे हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। इसे डिनोट करेंगे थीटा से। चलिए फिर ये सारी की सारी चीजें इसमें पुट कर दीजिए। डायमेंशंस ऑफ के, ये 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, ये दोनों को डायमेंशन नहीं रहेगा। यानी पहले बोला था कांस्टेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कांस्टेंट को डायमेंशंस नहीं होगा। कांस्टेंट को छोड़ो, जिसको यूनिट नहीं होगा उसको ही डायमेंशन नहीं होगा। अगर क्वांटिटी यूनिट लेस होगी, इसका सिंपल मीनिंग है वही क्वांटिटी डायमेंशन लेस भी होगी। ओके, चलिए ई का डायमेंशन क्या था? m1 L2 T टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय थीटा टू दी पावर 1। थीटा टू दी पावर 1, यानी कि ये के का डायमेंशन हमें पूरा मिल जाएगा m1 L2 T टू दी पावर -2 थीटा टू दी पावर -1। थीटा टू दी पावर -1। तो ये डायमेंशन हमें मिल गए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, देखो कभी कभी ये भी आता है कैपेसिटेंस का डायमेंशन फाइंड करो। कैपेसिटेंस का, अगर आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन फाइंड करना है, फिर से आप लोग कहेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। फिलहाल आप लोग एक काम करो, फॉर्मूला याद रखो, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। चलो Q मतलब क्या होता है ये तो पता है सबको, चार्ज। V मतलब क्या होगा? PD, यानी कि पोटेंशियल। ये हो गया पोटेंशियल। और C मतलब बन जाएगा कैपेसिटेंस। ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम 12th में पढ़ेंगे। लेकिन इसके डायमेंशंस अभी एग्जाम में पूछते हैं नॉर्मली, और बुक में भी दिए वाले रहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे। अगर Q इज इक्वल टू CV होगा तो यहाँ पे देखेंगे, चलो Q इज इक्वल टू CV, तो हम C इज इक्वल टू Q अपॉन V बोल सकते। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा तो मैंने V मतलब होता है पोटेंशियल। इसके डायमेंशन हम लोगों ने देखे थे। V को हमने लिखा था W डिवाइडेड बाई Q। W डिवाइडेड बाई Q। W को हम लोगों ने लिखा था F इंटू S डिवाइडेड बाई Q। F यानी कि फोर्स, S यानी कि डिस्प्लेसमेंट, Q यानी कि चार्ज। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर छोड़ दिया, सीधा थर्ड वाला लेक्चर देख लिया, सेकेंड वाला छोड़ दिया, सीधा फोर्थ वाला देख लिया, तो आपको ये चीज़ें नहीं समझने वाली, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस के डायमेंशंस अब आप लोग फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला की। तो बच्चों डायमेंशंस तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाएंगे जिसका नाम होगा, ध्यान से देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और डायमेंशन एनालिसिस आपका परफेक्ट ही चाहिए, उस पे एक क्वेश्चन जी और नीट में कंपलसरी आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी और नीट के हिसाब से। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। इन एनी इक्वेशन डायमेंशंस of each term must be same. In any equation dimensions of each term, यानी कि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यानी कि देखिए, अगर हमने इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिया x प्लस वाई समथिंग इज इक्वल टू 0, तो डायमेंशंस ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y। अगर मैंने इस तरह से लिखा y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो फिर से एक बार डायमेंशंस ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ z। लेकिन ये चीज़ एप्लीकेबल होगी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है, यहाँ पे हमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमो मतलब क्या होता है, सेम। अब सीधा इमेजिन कीजिए ना, अगर सपोज मैंने इस तरह से लिखा 3 मीटर प्लस 3 मीटर, आप लोग क्या कहेंगे, सर हो गया 6 मीटर। अगर मैंने इस तरह से लिखा 3 मीटर प्लस 3 kg, तो दोनों का आंसर हम निकाल पाएंगे क्या, नहीं। यानी कि अगर आपको कोई भी क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी हो तो दोनों भी क्वांटिटी का यूनिट सेम ही चाहिए, दोनों भी क्वांटिटी सेम चाहिए। यानी कि आप लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हो, ठीक है।
लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लेंथ और मास दोनों का एडिशन नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला कि भाई 3 kg ले लो, 3 मीटर ले लो, दोनों का ऐड कर दो, इट इज़ इम्पॉसिबल थिंग। हाँ, लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला कि भाई 3 मीटर और 10 मीटर दोनों का ऐड कर दो, आप लोग कर पाएंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर केजी और मीटर दोनों को मिक्स करना चाहा तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, और इसी को हम लोग कहेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहेंगे हम लोग इसे? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग ये सारी चीज़ें समझ में लेंगे कि देखिए अभी इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हमने लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिए अभी फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सपोज V इज इक्वल्स टू B प्लस सी टी, V इज इक्वल्स टू B प्लस सी टी। हमें फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ B एंड C। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन में जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सीईटी में, नीट में मिलेंगे, जे मेंस और एडवांस में इससे बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें B और C का डायमेंशन फाइंड करना है। यहाँ पे उन्होंने बोला V यानी कि हो गया वेलोसिटी, और T मतलब हो गया टाइम। V मतलब वेलोसिटी, T मतलब क्या हो गया? टाइम। इसी इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, V माइनस B माइनस सी टी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अरे भाई वो प्लस था, इधर आके वो माइनस हो गया। ये सारी चीज़ें तो हो गई। यहाँ से V में से मैंने B को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये सी टी, ये सारे टर्म को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर मैंने इस तरह से लिखा, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, तो कुछ प्रॉब्लम, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था। अगर हमने इस तरह से कुछ लिया, देखो एग्जांपल, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने ऐसा लिखा डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y, तो चलेगा क्या? यस, बिकॉज अगर हम इन तीनों का सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं, तीनों का एडिशन कर पा रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, तीनों का डायमेंशन सेम आएगा। V मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। चलो बोलो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था? वेलोसिटी का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये आ गया L1, ये आ गया T1, तो ये डायमेंशन बढ़ गया L1 T टू द पावर माइनस 1। चलो पुट करो यहाँ पे, L1 T टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कौन? B। तो इसी प्रकार से हमें B का अपने आप डायमेंशंस मिल गया, जो होगा L1 T टू द पावर माइनस 1। ये तो डायमेंशन हो गया B का। चलो एक का तो मैटर सॉल्व हो गया। अभी हमें फाइंड करना है C का। तो अभी अगर हमने इस प्रकार से लिखा, डायमेंशन ऑफ सी टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V, ध्यान से देखो स्टेटमेंट, डायमेंशन ऑफ सी टी। आप बोलेंगे सर आपने C इंटू टी ये दोनों टर्म क्यों ली? बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि हमें ये पूरा ब्रैकेट कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका डायमेंशन भी इसके डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे। चलो डायमेंशन ऑफ C इंटू टी, C तो कॉमन रहेगा, T मतलब टाइम, टाइम मतलब वो क्या आ जाएगा? C इंटू टी टू द पावर 1। एम आई राइट? ओके। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था? अभी निकला था, ये L1 T टू द पावर माइनस 1। ये T1 जाएगा डिवाइडेशन में, तो हमें मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ C। इसे ऐसे कर दो, डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे, डायमेंशंस ऑफ C इज इक्वल टू L1 T टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय T टू द पावर 1, डिवाइडेड बाय T टू द पावर 1। ये प्लस 1 ऊपर जाएगा माइनस 1, यानी कि C इज इक्वल टू L1 T टू द पावर माइनस 2। ये डायमेंशन आ गया C का, और ये वाला डायमेंशन बन गया B का। अगर आपने C का डायमेंशन यहाँ पे पुट किया तो आपको ये समझ में आएगा। देखो C इंटू टी, C का डायमेंशन क्या था? L1 T टू द पावर माइनस 2, और इसका डायमेंशन क्या था? 1, यानी कि L1 T टू द पावर माइनस 1, L1 T टू द पावर माइनस 1, L1 T टू द पावर माइनस 1, L1 T टू द पावर माइनस 1। तो ये और ये तीनों का डायमेंशन सेम हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम लोग कोई भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड। चलो बच्चों, अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा एफ एंड दिस इक्वेशन इज गिवन। एफ यानी कि फोर्स, वी मतलब वेलोसिटी, एक्स मतलब डिस्टेंस। चलो जो प्लस से इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा अपॉन टी स्क्वायर, ये प्लस माइनस एफ इंटू वी माइनस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो पहले तो हम लोग ये चीज करेंगे, डायमेंशंस ऑफ एफ वी, डायमेंशंस ऑफ एफ वी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर। बिकॉज होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई, इसके और इसके दोनों के डायमेंशंस कैसे होने चाहिए, सेम। अब हमें पहले एफ और वी के डायमेंशंस फाइंड करने पड़ेंगे। वो हम लोग कैसे करेंगे, चलो फर्स्ट स्टेप, ये दोनों के डायमेंशन। फोर्स के डायमेंशन तो पता है आप लोगों को, m1 L1 t टू द पावर -2। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, L1 t टू द पावर -1। ठीक है, अब देखो ये m1 एज इट इज 1 + 1 2, L2 -2 -1 -3, ये हो गए इसके डायमेंशंस। ध्यान से देखो अभी, देयरफॉर यहाँ पे एक स्टेप कर देंगे, डायमेंशंस ऑफ एफ वी क्या आ गए वो, m1 L2 t टू द पावर -3 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन टी स्क्वायर। टी मतलब क्या है, टाइम, टाइम स्क्वायर मतलब ये क्या बन गया, t2, टाइम मतलब ये क्या बन गया, t2। डायमेंशंस ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर अभी इस साइड आ जाएगा, तो हमें मिलेगा डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m1 L2 t टू द पावर -3 t टू द पावर 2, t टू द पावर 2। चलो देखो अभी डायमेंशंस ऑफ अल्फा क्या बन जाएगा, ये हो गया m1, ये हो गया L2 -3 + 2 -1, ये आ गए डायमेंशंस ऑफ अल्फा। ये किसका डायमेंशन आ गया, अल्फा का। अब हमें फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ बीटा। अब बीटा का डायमेंशंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए फिर से एक बार, डायमेंशंस ऑफ एफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब उन्होंने क्या बोला है, डिस्टेंस। एफ इंटू वी का डायमेंशंस क्या मिला था हमें, डायमेंशन m1 L2 t -3, डायमेंशंस ऑफ बीटा, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आ गया, L2 आ गया। ठीक है, अब इसे इस साइड में लेके जाओ, डायमेंशंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू m1 L2 -3 L2। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये हो गया m1 2 + 2, ये हो गया 4 और ये हो गया -3, और ये कितना बन गया, t टू द पावर -3। तो समझ में आप लोगों को, ओके। तो ये होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा, ये होगा डायमेंशन ऑफ बीटा। अब हम लोग इसे ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सर ये तीनों का डायमेंशंस, इन तीनों का डायमेंशन सेम आएगा। अब एफ वी का डायमेंशन कितना था, कहाँ पे गया वो, m1 L2 t टू द पावर -3। अब देखो ये वाले इक्वेशन में अगर मैंने पुट किया, अल्फा का डायमेंशन क्या था, m1 L2 t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मतलब t टू द पावर 2, तो ये मिल गया m1 L2 t टू द पावर -3। देखिए ये सारे टर्म का और इसका डायमेंशन सेम आ गया, उसी प्रकार से इसका भी डायमेंशन यही आएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान तीनों भी टर्म्स के डायमेंशन, यानी कि जितने भी टर्म्स हो सारे टर्म्स के डायमेंशंस कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, हर बार कैसे रहेंगे, सेम। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, P इज इक्वल टू P नॉट e टू द पावर -α। यहाँ पे P और P नॉट क्या है हमें नहीं पता। देखिए P भी मत क्या है नहीं पता, और P नॉट मतलब भी नहीं पता, हमें सिर्फ फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ अल्फा। देखो ट्राई करके आप कर सकते हो क्या, ठीक है। ये वाला काफी इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक चीज में याद रखनी है। देखो अगर कुछ पावर में होगा तो उससे यूनिट नहीं हो सकता। आप लोग कभी इस तरह से बोलते हैं कि देखिए अगर आपने बोला सर मुझे 10 टू द पावर 2 kg चाहिए, इट्स ओके, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बोला तो सर मुझे 10 टू द पावर 2 kg चाहिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम लोग इसे नहीं लिख सकते, यानी कि पावर में जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा, यानी कि नंबर होगा। और मैंने एक बोला था अगर कोई भी नंबर होगा तो उसे डायमेंशंस नहीं हो सकते, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों डायमेंशनलेस है, उसे यूनिट ही नहीं हो सकता। अगर आप गए मुझे 10 टू द पावर 4 kg ऑफ शुगर चाहिए, यस ओके। आप अगर बोले नहीं मुझे 10 टू द पावर 4 यानी कि ऐसे 10 टू द पावर 4 kg ये शुगर दे दो, इज इट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने 10 टू द पावर 4 kg ऐसा लिखा तब हम लोग इसे
डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि पावर में जो भी कुछ आएगा उसका यूनिट नहीं होगा। तो अगर ई के पावर में ये आ गया तो अल्फा इंटू टी, ये पूरी क्वांटिटी कैसे हो जाएंगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये पूरा कैसे हो गया, डायमेंशनलेस हो गया, यानी कि अल्फा टी ये दोनों का डायमेंशन सीधा बन गया m0 l0 t टू द पावर 0, m0 l0 t टू द पावर 0। समझ में? ओके। यानी कि अगर हमें चाहिए डायमेंशंस ऑफ अल्फा, ये हो गया t और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया m0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। ये t मतलब क्या है, टाइम। t मतलब क्या था, टाइम। तो फिर डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 1। काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर अगर ये डायमेंशन लेस होगा तो अल्फ़ा के डायमेंशन सीधा सीधा ये आएंगे, लेकिन नहीं, हम इस पूरे क्वांटिटी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब अल्फ़ा के डायमेंशंस हमें इस तरह से मिल जाएंगे m0 l0 t टू द पावर -1। ये आ गए डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा, m0 l0 t टू द पावर -1। ठीक है, तो इस तरह से रहेंगे डायमेंशंस ऑफ अल्फा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। हर लेक्चर में हम लोग एक एप्लीकेशन देखेंगे। एक्चुअली इस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोग और भी क्वेश्चन इससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं डीपीबीज में आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप इन दिस लेक्चर। तो चलिए बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा भी क्रिटिकल और बड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया। x को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट, x को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और आपको यहाँ पे डायमेंशंस फाइंड करने हैं a b c d एंड e, सभी के डायमेंशन फाइंड करने। ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्टेप, ये सारे के सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यानी कि ये क्वांटिटी ये सारे के डायमेंशन सेम हो गए। तो पहले हम लोग लेंगे डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a। x मतलब लेंथ, यानी कि इसका डायमेंशन होगा L1, तो a का डायमेंशन भी कितना होगा, L1। चलो a का तो डायमेंशन मिल गया, इसका मैटर हो गया। सेकेंड स्टेप, अब हम b का लेंगे, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ bt। हमें ये पूरी टर्म लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो x का डायमेंशन कितना था, L1, ये हो गया डायमेंशन ऑफ b, और ये हो गया डायमेंशन ऑफ t। तो t का डायमेंशन कितना आएगा, t टू द पावर 1, t मतलब टाइम है। तो फिर डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू l टू द पावर 1 अपॉन t टू द पावर 1। तो ये आ गया L1 t टू द पावर -1। तो चलिए ये आ गया b का डायमेंशन। चलो b का भी हो गया। अब हम लोग करेंगे c का डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर। बोलो डायमेंशन कितना आएगा, L1, डायमेंशन ऑफ c इंटू टी का स्क्वायर मतलब ये कितना आएगा, T2। तो फिर डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 2। तो डायमेंशन ऑफ c बन गया L1 t टू द पावर -2। ये हो गया c का डायमेंशन, कोई दिक्कत। अब हमें फाइंड करना है d का डायमेंशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, d का डायमेंशन। अगर d का डायमेंशन चाहिए तो पहले आपको e का डायमेंशन पता होना जरूरी है। अब e का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये वाली नीचे वाली पूरी टर्म देखिए, अगर ये दोनों एडिशन में हो गए, इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या होगा, e और t दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, e और t दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायमेंशन सेम होते हैं। तो फिर डायमेंशंस ऑफ e इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ t। ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है भाई, कि अगर कोई भी चीज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होगी तो हर एक का डायमेंशन सेम आएगा। तो ये दोनों अगर एडिशन में है तो e और t दोनों का डायमेंशन भी सेम आना चाहिए। तो चलिए फिर डायमेंशंस ऑफ e सीधा सीधा क्या आ गया, t टू द पावर 1। तो ये हो गया e का डायमेंशन। अब ध्यान से देखो, अगर d का डायमेंशन चाहिए तब ये कंडीशन में अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल स्टेप, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ dt, क्या ये क्यूब, डिवाइडेड बाय e प्लस टी। अब आप लोगों को ये वाली चीज कंसिडर करनी पड़ेगी।
डायमेंशन ऑफ एक्स डी टी क्यूब डायमेंशन ऑफ ई प्लस टी। एक्स का डायमेंशन कितना हो गया L1, डायमेंशंस ऑफ डी ये टी क्यूब मतलब ये आ गया ये। अब नीचे क्वेश्चन आएगा कि सर अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या टी टू द पावर 1 प्लस टी टू द पावर 1 ऐसे करेंगे? नहीं, मैंने अभी आप लोगों को बोला था ये सारी क्वांटिटी का देखिए, अगर ई का डायमेंशन इतना होगा तो टी का भी डायमेंशन उतना ही होगा। इसका मीनिंग ये सारे क्वांटिटी का डायमेंशन भी टी टू द पावर 1 ही होगा और होना ही चाहिए। क्यों? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन सेम आता है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी टू द पावर 1। तो ये इस साइड में गए L1 टी टू द पावर 1 डायमेंशंस ऑफ डी टी टू द पावर 3। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू L1 T1 डिवाइडेड बाय टी टू द पावर 3। ये +3 ऊपर गए -3, तो डायमेंशंस ऑफ डी क्या मिले हम लोगों को? ये मिला L1 और टी टू दी पावर -2। ये आ गया हमारा डायमेंशंस ऑफ डी L1 टी टू दी पावर -2। समझ में आप लोगों को? ओके, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए x का डायमेंशन कितना था? L था। b का डायमेंशन कितना, सॉरी a का डायमेंशन L, इसका भी डायमेंशन L। bt का डायमेंशन कितना आया? वो b का डायमेंशन कितना था? L1 टी टू द पावर -1। उससे अगर आपने T1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 -1 कट हो जाएगा, वो भी L1 आएगा। आप सारे कांस्टेंट के डायमेंशंस इसमें पुट करो, देखिए सारे के सारे सेम आएंगे, कोई अलग नहीं आएगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी बच्चों। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस डाउट को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के सारे न्यूमेरिकल फिर से एक बार ध्यान से कीजिए और स्क्रीनशॉट मत लीजिए, हर एक पॉइंट आपके बुक में नोट कीजिए, तभी जाकर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे डायमेंशंस के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।